घमंडी मोर और सारस। एक जंगल में एक मोर रहता। उसे अपने सुंदर पंखों पर बहुत ही घमंड था। टिप पर से पानी मैं नाचूं छम छम छम, टिप टिप पर से पानी मैं नाचूं छम छम छम। एक दिन सभी पक्षी एक झुंड में बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक चिड़िया बोली, वाह मोर भाई, तुम कितना अच्छा नाचते हो और तुम्हारे पंख भी कितने सुंदर लगते हैं। अरे कोई नई बात बताओ, ये तो मुझे पता ही है। मैं मोर हूँ मोर, और मेरी सुंदरता के सामने कोई नहीं टिक पाया। हाँ भाई, सही कहा तुमने। काश मेरे पंख भी तुम्हारे जैसे सुंदर और रंग बिरंगे होते। सुंदर पंख और वो भी तुम्हारे सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सुनकर एक कौवा बोला, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना मोर? तुम देखना, एक दिन ये घमंड जरूर टूटेगा। पर मोर ने कौवे की बातें अनसुनी कर दी और वह उस पर हंसने लगा। फिर एक दिन जब वो झील के किनारे अपने पंखों को निहार रहा था, तो उसने एक पक्षी देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा, ये कितना भद्दा पक्षी है। इसकी गर्दन और टांगे कितनी बड़ी बड़ी हैं। छी! हाँ, वैसे हर कोई मेरे जैसा सुंदर तो हो नहीं सकता ना। चलो क्यों ना चलकर इसका मजाक उड़ाया जाए। वह बोला, ओ भाई, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ। यह सुनकर सारस बोली, मैं सारस हूँ। सारस बस मुस्कुराई और पानी पीने लग गई। मोर को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वह बोला, तुम्हारे पंख भी बहुत ही भद्दे से हैं। तुम कितने अजीब से हो। बड़ी बड़ी टांगे, बड़ी सी गर्दन, क्या ही लगते हो तुम। तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, पर किसी काम के नहीं। क्या इस जंगल में सब मेरे पंखों पे फिदा है? फिदा? देखो, अगर तुम्हें जलन हो रही हो तो तुम कह दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बुरा तो तुम्हें अब लगेगा मेरे दोस्त। सारस ने अपने पंख फैलाए और बहुत शान से आसमान में उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवा से बातें कर रही हो। क्यों दोस्त, कैसा लगा? कहीं तुम्हें मेरे पंखों से जलन तो नहीं हो रही? मैं अपने पंखों से आसमान की ऊंचाइयां छू सकती हूँ, और तुम्हारे ये सुंदर दिखने वाले पंख कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पंख सिर्फ देखने में सुंदर हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। इस तरह से सभी पक्षियों ने मोर का घमंड चूर चूर होते देखा और वह बहुत खुश हुए। ये तो सच में कमाल के पंख हैं। मेरे पंखों से तो मैं इतना ऊपर उड़ भी नहीं पाता। मोर बहुत शर्मिंदा हुआ। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपनी सुंदरता पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक रेगिस्तान में, जहाँ कोई जीवन नहीं बच सकता था, एक चमत्कार हुआ। वहाँ खिला एक सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाला गुलाब। ये एक छोटी सी कली थी जो एक फूल में खिल रही थी। अभी तक उसकी सारी पंखुड़ियां आनी थी। ये एक बहुत ही सुंदर चीज थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल गुलाब के साथ वहां खिले थे दो कैक्टस। उनके नाम थे टोनी और मैक्स। टोनी एक बौना कैक्टस था और मैक्स एक लंबा। उनकी अपनी ही अनोखी शक्ल थी और वो बहुत खुश थे कि उनके बीच एक गुलाब खिला है। क्या ये जादू नहीं है? हमारे बीच एक गुलाब खिला है। गुलाब। बिल्कुल सही कहा तुमने टोनी।
एक मिनट, हम इसका नाम बेला रख देते हैं। सबसे सुंदर फूल बेला। ये तो बहुत शानदार नाम है, बेला। और उस खूबसूरत फूल का नाम रखा गया बेला। बेला कोई आम गुलाब नहीं थी और ये दोनों कैक्टस भली भांति जानते थे। वो आम फूलों के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। टोनी और मैक्स बहुत खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक बहुत लंबे अरसे तक वहां रहने वाली है। एक बच्चे के रूप में बेला एक बहुत ही शरारती बच्ची थी। वो मैक्स को चुटकी काटती और टोनी पर इल्जाम लगाती। अब तुम छोड़ो भी टोनी, ये ट्रिक बहुत पुरानी हो चुकी है। किस ट्रिक के बारे में बात कर रहे हो तुम मैक्स? अच्छा, तुम्हें लगता है कि जो मैं अपने अंदर पानी बचा कर रखता हूँ और उसे पी लेता हूँ, वो कोई ट्रिक है? नहीं, ये तो मेरे जीने के लिए जरूरी है। तुम मुझे चुटकी काटना बंद करो। कैक्टस घंटों इस पर बहस करते रहे, पर कोई भी उस नन्ही मासूम गुलाब पर दोष नहीं लगाता। कैक्टस होने की वजह से टोनी और मैक्स काफी पानी जमा कर सकते थे। वो दोनों अपना पानी बेला को देते और उसे स्वस्थ रहने में मदद करते। वे दोनों बेला से बहुत प्रेम करते थे और इसलिए उन्होंने उसे कभी नहीं बताया कि अगर वो पर्याप्त पानी नहीं पिएगी तो वो मर जाएगी। महीनों गुजर गए और बेला काफी बड़ी हो गई थी। वो धरती पर सबसे खूबसूरत फूल की तरह खिली। उसकी पंखुड़ियों पर परतें दर परतें थीं और उसका रंग सुर्ख लाल था। उसकी जड़ें रेत के नीचे फैलती गईं और उसे सतह पर मजबूती से जकड़े रखा। कुछ भी नहीं बदला, उसे अपने दोनों दोस्तों से प्रेम था। महीनों गुजर गए और फिर एक दिन रेगिस्तान में एक मेहमान आया। वो एक सैलानी था जो ऊंट पर सवार था। क्या एक गुलाब रेगिस्तान में? ये बहुत ही जादू भरा और सुंदर दृश्य है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सैलानी नजदीक गया और उसने फूल की जांच की। फिर उसने एक पानी का प्याला लिया और उसे बेला के सामने रखा। तुम बहुत ही प्यासी होगी नन्ही सी फूल। एक मिनट, मैं अपना छोटा सा स्प्रे ढूंढ लेता हूँ। समय आ गया है तुम्हें नहलाने का। पर बेला नहीं सुन रही थी। वो उसे देखकर मुग्ध हो रही थी जो उसने पानी के प्याले में देखा। वाओ, मैं सबसे खूबसूरत फूल हूँ। यकीनन। उस सदी हुई मुद्रा को तो देखो, ये चमकता लाल रंग, घनी पंखुड़ियाँ। मैं बहुत शानदार दिखती हूँ। इस पूरा समय मैं सोच रही थी कि मैं टोनी और मैक्स की तरह भद्दी दिखती हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे उनकी जरूरत है, पर नहीं, उन्हें मेरी जरूरत है। वो मेरी वजह से आकर्षक दिखते हैं। सैलानी को अपना स्प्रे मिल गया और उसने पानी की बूंदें बेला पर छिड़की। उन बूंदों ने बेला को और भी मैजिकल बना दिया। वाह, ये फूल कितना सुंदर है। ओह, शुक्रिया अजनबी। मुझे यकीन है कि मुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा अगर मैं इस फूल को अपने साथ ले जाऊं। तुम्हें शहर देखना अच्छा लगेगा ना, तुम नन्ही सी फूल? शहर? बेशक, मुझे शहर देखना बहुत अच्छा लगेगा। ये तुम्हारे तने पर घाव कैसा है? हाँ, ये जरूर इन कैक्टसों की वजह से होगा। तुम्हें हक है एक बाग में रहने का, सुरक्षित, ताकि हर कोई आके तुम्हें देख सके कि तुम कितनी खूबसूरत हो। सैलानी को ये पता नहीं था कि वो घाव इसलिए लगा था क्योंकि बेला को छुपना पड़ता टोनी से पानी पीने के लिए। उसे ये भी नहीं पता था कि यदि उसे जड़ से उखाड़ दिया तो वो बचेगी या नहीं। पर दोनों कैक्टस ये जानते थे कि शहर बहुत दूर है। वो इस कठोर रेगिस्तान की लंबी यात्रा शायद सह ना सके। जब सैलानी गुलाब की जड़ उखाड़ने करीब आया, उन्होंने उसे जख्म दिया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मूर्ख कैक्टस। दर्द और गुस्से में सैलानी ने मैक्स को घायल करने की कोशिश की, पर कैक्टस होते हुए उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब बताओ कौन मूर्ख है, तुम इंसान कहीं के। इसके बजाय कांटों के कारण सैलानी और ज्यादा जख्मी हो गया। सैलानी उदास होकर अपने ऊंट पर बैठकर चला गया। टोनी और मैक्स दोनों दिल खोलकर हंसे, पर बेला बिल्कुल भी नहीं हंसी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों मुझसे इतनी ईर्ष्या क्यों करते हो? ईर्ष्या? बेला, तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? वो तुम्हारी कोई देखभाल नहीं करने वाला था। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें शहर लेकर जाना चाहता था। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही? तुम दोनों बदसूरत कैक्टस हो और मैं इस धरती का सबसे सुंदर फूल हूँ। तुमने सुना नहीं? मुझे एक सुरक्षित बाग की जरूरत है ताकि लोग मुझे आकर देख सके। बेला, इतना अभिमान भी अच्छा नहीं होता है। पर बेला सुन नहीं रही थी। वो सिर्फ शिकायत करती रही और दोनों कैक्टसों को अपमानित करती रही। उसने कसम खाई कि वो टोनी से पानी पीने के लिए कभी नहीं झुकेगी। सचमुच? तुम कभी अब हमसे पानी नहीं पियोगे? ठीक है टोनी, हमने अब इसके लिए बहुत कर लिया। अब इसे अपना काम खुद करने दो। दोनों कैक्टसों ने अपना दिल कठोर कर लिया और बेला से बात करनी बंद कर दी। पहले कुछ दिनों तक बेला बहुत खुश थी। उसकी जड़ों से पानी इस्तेमाल हो रहा था उसे तरोताजा रखने के लिए। उसने दोनों ही कैक्टसों की तरफ देखा भी नहीं और हमेशा अपना सर ऊपर उठाए रखा। पर एक सप्ताह बाद वो कमजोर महसूस करने लगी। उसने अभी भी सीधे खड़े रहने की कोशिश की। वो अपनी कमजोरी कैक्टसों को नहीं दिखाना चाहती थी, पर अब उसकी जड़ों का सारा पानी इस्तेमाल होता जा रहा था। उसके अंदरूनी हिस्से नाकाम होने लगे और वो हांफने लगी। बेला, प्लीज पानी पी लो। तुम फिर भी सबसे सुंदर फूल ही रहोगी। नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, कभी नहीं। एक और दिन गुजर गया और बेला अब पूरी तरह झुक गई थी। मेरे साथ क्या हो रहा है? बेला, अभिमान छोड़ दो, थोड़ा सा पानी पी लो। तुम अभी भी मेरी मदद करना चाहते हो? मैं झुकना नहीं चाहती थी, पर कुदरत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने अपनी गलती समझ ली है। 1 मिनट और जाया किए बगैर टोनी और मैक्स ने बेला पर पानी बरसा दिया। कुछ समय लगा, पर अंत में बेला फिर से अपनी जड़ों पर खड़ी हो गई। तीनों पौधे फिर से खुश थे। बेला अपनी गलती समझ गई थी कि अभिमान एक बहुत ही महंगा एहसास है। यदि तुम अपने पर बहुत अभिमान करते हो तो तैयार रहो उसकी बहुत भारी कीमत चुकाने के लिए।